आज से 25 साल पहले भारत और रूस के साथ जिस गहरे रिश्ते की शुरुआत हुई थी, उस रिश्ते में अब एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारत के साथ रणनीतिक संबंधों के इस 25 साल पूरे होने के मौके पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर हैं। लेकिन इस 25 साल में काफी कुछ बदल गया। दुनिया का भौगोलिक नक्शा तो कमोबेश वही रहा, लेकिन दुनिया भर के संबंधों के बीच, दुनिया भर के देशों के आपसी संबंधों का नक्शा जरूर बदल गया। इस बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और समीकरणों के बीच रूस के राष्ट्रपति का भारत आना कई मायनों में काफी अहम है। दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते को बढ़ाना, डिफेंस सेक्टर में आपसी साझेदारी को और गहरा करना तो इसका अहम पहलू है ही, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नए तेवर के बीच दुनिया में बदलते शक्ति संतुलन के नजरिए से भी पुतिन का भारत दौरा काफी अहम है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले हालात के बीच पुतिन का भारत आना एक बड़ा संकेत देता है। यही वजह है कि पुतिन की इस भारत यात्रा पर दुनिया भर की नजरें टिकी है। चाहे अमेरिका हो, चीन हो, पाकिस्तान हो या फिर यूरोप ही क्यों ना हो, हर कोई भारत और रूस के बीच संबंधों में गर्मजोशी पर पैनी नजर डाले हुए है। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। रूसी राष्ट्रपति का भारत आना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज है। यूक्रेन जंग की आग के बीच पुतिन का नई दिल्ली आना सिर्फ एक साधारण राजनयिक दौरा नहीं है, बल्कि उस दोस्ती की याद दिलाता है जो दशकों से भरोसे, सहयोग और मुश्किल वक्त में साथ निभाने की कहानी कहती है। ट्रेड, टेरिफ वॉर और यूक्रेन आग से जल रही दुनिया के बीच भारत की धरती पर पुतिन के कदम पर दुनिया भर के दिग्गजों की नजर है। दरअसल इस वक्त दुनिया में ग्लोबल हलचल बहुत तेज है। चीन की बढ़ती शक्ति, अमेरिका का दबाव, यूक्रेन युद्ध की परछाई और एशिया में नई सुरक्षा चुनौतियां बढ़ गई हैं। लेकिन रूस आज भी पुराने और भरोसेमंद दोस्त की तरह भारत के साथ खड़ा है। ऐसे में इस दौरे पर सिर्फ रणनीतिक समझौते और डील्स नहीं होंगी, भविष्य की भारत रूस पार्टनरशिप की दिशा भी तय की जाएगी। हालांकि स्ट्रैटेजिक बैलेंस बनाना इस वक्त भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पुतिन और मोदी की दोस्ती पर जिनपिंग और ट्रंप की भी नजर है। भारत के लिए इस वक्त चीन का एक बड़ा फैक्टर है और इस दौरान चीन और रूस के जो रिश्ते हैं वो नो लिमिट्स वाले हैं। भारत के साथ भी रूस ऐसा ही कुछ रिश्ता चाहता है, लेकिन क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ बयान दिया है कि रूस उतनी ही दूर तक जाएगा जितना भारत चाहेगा। Yes, it's our readiness to enhance to develop our cooperation with China in various fields without no limits. But the same stand we have with India. We are ready to go as far as India is ready. ये प्रस्ताव भारत के लिए नया मौका भी है और एक सावधानी की मांग भी करता है, क्योंकि रूस के साथ साथ बदलते दौर में भारत के लिए अमेरिका और ईयू भी काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। ऐसे में एक बैलेंस बनाना भारत के लिए चैलेंज होगा। ऐसे में सवाल है कि रूस और भारत के बीच करीबी बढ़े और साथ ही पश्चिमी देश अमेरिका, ईयू जैसी ताकतें भी भारत से नाराज ना हो। इसके लिए क्या रणनीति बनाई जाए? ये सारे सवाल हैं और इस सवालों का जवाब हर बार की तरह बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशन को तय करता है, दुनिया भर में अलग अलग देशों के साथ आपसी संबंधों को तय करता है। इसलिए बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही संजीदे सवाल हैं और उन हर सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज आवाज अड्डा में हम। और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं, जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब जुड़ चुके हैं, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट रिटायर्ड कर्नल आरएसएन सिंह साहब हैं, जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी हैं और द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में एम्बेसडर दयाल आपसे करना चाहूँगा। रूस भारत का बहुत ही पक्का वाला दोस्त है, अलग अलग विपरीत परिस्थितियों में भारत का साथ दिया है और हाल के दिनों में हमने देख लिया। इन सब के बावजूद
रूस के राष्ट्रपति का भारत आना आज के परिप्रेक्ष्य में आपके हिसाब से क्यों महत्वपूर्ण है? लक्ष्मण जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए। देखिए, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का ये जो भारत का दौरा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दर्शाता है कि दोनों पक्ष अपनी जो स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको और मजबूत करना चाहते हैं। देखिए, ये एक मामूली बात नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ के प्रेसिडेंट पुतिन को एयरपोर्ट रिसीव करने गए। नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते हैं फॉरेन विजिटर्स को रिसीव करने के लिए। तो इस बात से ही हमने ये संकेत दिया है कि हम प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये जो विजिट है, ये 23rd जो एनुअल समिट होती है दोनों कंट्रीज की, उसके संबंध में है। और ये पहली यात्रा है जो पुतिन साहब कर रहे हैं रशिया के यूक्रेन इन्वेजन के बाद, जो कि फरवरी 2022 में हुआ था। तो इससे भी ये समझा जा सकता है कि कितनी खास महत्व रखती है उनके लिए ये विजिट। ऐसे मौके पर जबकि वो जंग में जूझे हुए हैं, भारत आना, वक्त निकालना, 30 घंटे की विजिट है, लेकिन देखिए आने जाने का भी वक्त, इतना समय इस तरह के लीडर के लिए निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए, ये जो है ये ग्लोबल चेंजिंग ऑर्डर से बहुत कुछ संबंध रखता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी अग्रेसिव पॉलिसीज अपनाई और बयानबाजी की जिससे इंडिया जो है वो रशिया की तरफ और झुकने लगा और जो स्ट्रेटेजिक टाइज है वो मजबूत करने लगा। तो इस तरह से जो अमेरिका का प्रेशर कैंपेन हुआ है वो एक तरह से सेल्फ गोल हो गया, क्योंकि उसका नतीजा ये हुआ है कि भारत और रूस के जो स्ट्रेटेजिक संबंध हैं वो और तंदुरुस्त हुए, और खास तौर पे भारत ने जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो साफ तौर पे जाहिर की है। तो ये कई विषय हैं जिसमें बातचीत होगी, जिनमें आगे रिश्ते बढ़ेंगे, जैसे डिफेंस है, ट्रेड है, बायलैटरल मोबिलिटी एग्रीमेंट और तमाम और तरह की बातें जिसमें होंगी। ग्लोबल ऑर्डर पे, रशिया यूक्रेन वॉर पे भी बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो पहले ही एक बार प्रेसिडेंट पुतिन से कहा था, इट इज नॉट एन एरा वॉर। वो तो समझाते आए हैं कि विश्व में जो पीस होनी चाहिए और ये जो युद्ध है इसको रोकना चाहिए। तो और बायलैटरल, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, यूनाइटेड नेशंस में, एससीओ, ब्रिक्स, इन सब में जो हमारे दोनों के संबंध हैं किस तरह से अच्छे हैं और अच्छे और ज्यादा अच्छे किए जा सकते हैं, दोनों नेता इस पे बातचीत करेंगे। मेरा मानना है कि ये जो आगे का रास्ता तय करने का रोड मैप है वो इस विजिट के दौरान तय किया जाए। बिल्कुल, इस विजिट के दौरान आगे का रोड मैप तय किया जा सकता है। वो रोड मैप होना क्या चाहिए, इस पे मैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब आपके पास आऊँगा, लेकिन इस वक्त नरेंद्र तनेजा साहब का व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नरेंद्र तनेजा साहब ऐसे समय में रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं जब अमेरिका ने चाहा कि काफ़ी दबाव बनाया जाए भारत पे कि आप जो है रशिया के साथ ऑयल इंपोर्ट मत करिए। भारत ने इसके बावजूद करना जारी रखा, 25% एडिशनल टैरिफ लगाने के बावजूद जारी रखा जब तक कि उन दोनों कंपनियों पर सैंक्शन नहीं लगा। तो दोस्ती कितनी गहरी, इसका सबूत भारत ने पहले दे दिया था। और अब यहाँ से रूस का राष्ट्रपति का भारत आना, आपको सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्या है कि कहाँ क्या देखना चाहेंगे आप इस पूरे दौरे पे? बड़ा अच्छा आपने देखिए प्रश्न किया। हम भारत तो यही कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है, आम भाषा में बोलें कि हम किस देश से कैसे संबंध रखना चाहते हैं, किस तरीके के रखना चाहते हैं, उनको कितना डीप गहरा करना, ये हमारा, हम एक सॉवरेन कंट्री, हम अपने हिसाब से करेंगे। हमारा दुनिया को लेके अपना नजरिया है, हम उस नजरिए के हिसाब से देखेंगे। हम तो किसी देश को नहीं बोलते कि आप रूस से संबंध खराब कर दीजिए या चीन से खराब, हम तो किसी देश को नहीं बोलते। फिर अमेरिका क्यों हमको ये कहता है कि आप रूस से मत रखिए, इससे नहीं रखिए, उससे। तो हमारा सीधा से है जो हमारे हित में है, जो हमारे राष्ट्र हित में, हम उसको करेंगे। हमारे अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध है, यूरोप से भी बड़े अच्छे संबंध है, चीन से भी वर्किंग रिलेशंस है, लेकिन रशिया के साथ
कुछ ऐसे इलाके हैं, एरियाज हैं, हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। जैसे आपने एनर्जी का जिक्र किया, हमारी कंपनियों ने, हमारी सरकारी कंपनियों ने $18 बिलियन के वहां तेल और गैस के कुओं में निवेश कर रखा, 18 बिलियन। और रूस की कंपनी रोसनेफ्ट है, हमारे यहाँ पूरी रिफाइनरी उनकी है यहाँ पे, और वो तेल और गैस क्षेत्र में और निवेश करना चाहते हैं। आप आणविक ऊर्जा को उठा करके देखिए, आणविक ऊर्जा के अंदर हमारे और रूस से जो संबंध है बहुत पुराने हैं, और नई नई चीजों के अंदर हम काम कर रहे हैं। हम उनके यहाँ जा रहे हैं, वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, और यही नहीं, हम दोनों मिलकर बांग्लादेश भी गए हैं। आप ऑयल एंड गैस में देखिए, आप बंबई में बैठे हैं, आपके बिल्कुल स्टूडियो के पास में बॉम्बे ऑफशोर करके जो ऑयल फील्ड है, इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है, सबसे बड़ी। उसकी खोज, जो तेल की वहां खोज करी गई थी, अमेरिका के इंजीनियर और जियोलॉजिस्ट ने तो कहा था वहां तेल ही नहीं है। रूस के जियोलॉजिस्ट आए, साइंटिस्ट आए, और उन्होंने खोजा, और वो आज भी भारत का सबसे बड़ा तेल का भंडार बॉम्बे आई है, जो कि बल्कि मुंबई के सामने है। तो देखिए, हमारे अपने रिलेशंस हैं। सामरिक नजर से देखिए, रूस ने हमको कभी नहीं कहा आप अमेरिका से अच्छे संबंध मत रखिए, उन्होंने तो हमें कभी नहीं कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा फ्रांस से मत रखिए, वो तो हमको कोई ऐसी बात नहीं करते। तो हमारे ये दो देश हैं, जबकि जो अमेरिका लेड ऑर्डर था वो खत्म हो रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है। उसमें खास तौर से अगर आप उठा करके देखते हैं, तो भारत और रूस दो ऐसे देश हैं जो कि काफी हद तक जो है वो महाशक्ति हैं। उनके अंदर पोटेंशियल है कि आने वाले समय में और बड़ी ताकत बने। रूस एनर्जी सरप्लस है, एनर्जी की सुपर पावर है रशिया, और हम एनर्जी डेफिसिट है। हमें एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के हम आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे वो एआई हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, हमें एनर्जी चाहिए। और उनके पास इतनी एनर्जी है, वो सुपर पावर है। दुनिया में सबसे बड़े तेल के भंडारों में से एक उनके पास, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गैस के भंडार उनके पास, कोयला उनके पास, फर्टिलाइजर उनके पास। तो उनके पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए, और टेक्नोलॉजी में भी वो बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। और हम लोगों की भी वो, हमारी कई चीजों हम आगे हैं। तो इसलिए हमारे आपस में संबंध बढ़ने ही बढ़ने हैं। हाँ, अमेरिका का अपना नजरिया है, ठीक है, पर अमेरिका भी हमारे लिए अहम है। और यूरोप जो है, यूरोप का एक अपना नजर आ रहा है। हमने ये देखा कि यूरोप के जो यहाँ एम्बेसडर हैं 3, ब्रिटेन के, जर्मनी के, फ्रांस के, उन्होंने लेख लिख दिया। इस तरह का लेख लिखा, वो मुझे लगता वो आपत्तिजनक है ना। इसलिए आपत्तिजनक है, हमारे अपने रूस से संबंध है, आपके जैसे संबंध है आप रखिए। हम तो आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहे, तो आप हमें ज्ञान क्यों देना चाहते हैं। तो हमारा देखिए, प्रधानमंत्री स्वयं एयरपोर्ट गए और जाकर के राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया। चीन के अलावा ये 4 साल के बाद पहली बार है कि राष्ट्रपति पुतिन किसी देश में आ रहे हैं, स्टेट विजिट पे आ रहे हैं। और भारत के अंदर आम आदमी, सरकारी नहीं, भारत का आम आदमी से आप पूछ के देखिए, सड़क पे, छोटे छोटे कस्बों में, वो कहता है रूस हमारा ऐसा मित्र देश है जिसपे हम भरोसा करते हैं। अमेरिका को लेके वो बात नहीं है, और खासतौर से ट्रंप साहब जब से आए तो वो तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये रिफ्लेक्ट आपको एयरपोर्ट पे दिखा। ये आज जो डिनर हो रहा है, प्राइवेट डिनर हमारे प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। मत भूलिए, 4 साल पहले जब हमारे प्रधानमंत्री रूस गए थे, अपनी दाचा पे, जो उनकी समर हाउस है, प्रेसिडेंट पुतिन ने हमारे प्रधानमंत्री का 4 घंटे 1 to 1 हुआ था, और बड़ा भारी में स्वागत किया, पूरे भारत का स्वागत था वो। तो देखिए, इसको लेकर के चलता है। लेकिन खासतौर से जैसे आपने कहा, डिफेंस के अंदर, सामरिक दृष्टि से देखें, ऊर्जा के अंदर, आणविक ऊर्जा उसमें शामिल है, और कुल मिलाकर के जो नई दुनिया उभर रही है, उसके अंदर भारत और रूस अगर साथ रहते हैं, दोनों के लिए विन विन है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात एक कही कि दुनिया के किसी दूसरे देशों के इंटरेस्ट के हिसाब से वहाँ अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन तो तय नहीं करते हैं ना। हमारे अपनी ऑटोनोमस कंट्री हैं, हमारी अपनी सॉवरेनिटी है, हम तय करें कि हमें अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन किसके साथ कैसे रखने चाहिए। हालांकि जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर बना, भारत को थोड़े से बैलेंसिंग एक्ट करना होगा, वो कितना चैलेंजिंग होगा, इस पर हम लोग शो में आगे चलकर चर्चा करेंगे। लेकिन आपने डिफेंस की बात की, उस पर मैं RSN सिंह साहब से उस पर राय लूंगा। लेकिन एक छोटा सा कमेंट में प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब को ले लूं। स्वर्ण सिंह साहब, ये जो रूस का राष्ट्रपति का भारत आना, अगर स्पेसिफिक पूछूं तो पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को, या फिर कहें कि अलग अलग जो पावर सेंटर बनते जा रहे हैं, उनको क्या इंडिकेशन जाता है? देखिए, ज्यादातर जो पश्चिम के देश हैं वो लगातार करीब 4 साल से राष्ट्रपति पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश में हैं, और उसके चलते जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक वारंट जारी किया गया, तो हमने देखा कि राष्ट्रपति पुतिन ज़्यादा विदेश यात्राएं नहीं कर पाए, किसी बड़े शिखर सम्मेलन में नहीं जा पाए। पर हाल ही में सितंबर में वो थियानजिन गए, चीन में, और पिछले सप्ताह वो बिश्केक में थे, जो CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 10 देशों की है, जिसकी चेयरमैनशिप अगले साल से रूस की होगी, और अब न्यू दिल्ली आ रहे हैं। तो उनके लिए एक तरह से बड़ा अच्छा अवसर है
दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था वाले देश में जाकर ये प्रदर्शित करना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में उनका स्वागत है और उनका तालमेल कई देशों के साथ अच्छा है, तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा अवसर है एक तरह से। और ये एक संकेत वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देना चाहेंगे, खासकर पश्चिमी देशों को। ठीक उसी तरह से भारत के लिए भी आप देखें कि लगातार 4 साल से चीन से तनाव चल रहा है, पिछले 1 साल से करीब 8-9 महीने से राष्ट्रपति ट्रंप के साथ तनाव चल रहा है। तो एक ये रिश्ता जो रूस के साथ है, जिसमें उत्साह है, सकारात्मक हिस्सेदारी है, उसको प्रदर्शित करने का, उसके साथ-साथ जो भारत की सामरिक स्वायत्तता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसका भी प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए भी अच्छा अवसर है। पर ये भी ध्यान रखें कि हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, 1 शताब्दी से संबंध हैं। पिछले 25 साल में 22 बार प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन को मिल चुके हैं, उनका व्यक्तिगत तालमेल बड़ा अच्छा है। पर दोनों देश इसमें भी अपने-अपने राष्ट्रीय हितों को आगे रखकर आगे चलेंगे। तो आपको याद होगा कि ये यूक्रेन युद्ध के शुरू होने से पहले तक भारत केवल 2% ऊर्जा का आयात करता था रूस से, जो बढ़कर 30-35% आयात इसलिए बना क्योंकि यूरोपीय देशों ने उसका आयात कम कर दिया और बंद करने की धमकी दी। तो हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर आगे बढ़ता है। रूस का चीन बड़ा अच्छा व्यापारी हिस्सेदार है, हमसे 4 गुना बड़ा व्यापार है उनका आपस में, और बड़ा संतुलित व्यापार है। हमारा देखिए $68 बिलियन में 64 बिलियन डेफिसिट है, तो उसमें चुनौतियां हैं, चिंताएं हैं। तो ये हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और उसको लेकर चलें। तो आज ये लगता है कि दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक प्रदर्शन करने की आवश्यकता है कि वो बड़े अच्छे दोस्त हैं। और क्योंकि भारत की आर्थिक व्यवस्था इतनी तेजी से बदली है, आज वो रूस की आर्थिक व्यवस्था से दुगनी से भी ज्यादा है, इसलिए एक नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद कर सकते हैं कि भारत रूस संबंध वो नहीं जो पिछली शताब्दी में थे। 21वीं शताब्दी में तेजी से उभरते हुए भारत को तकनीक की जरूरत है, निवेश की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है, हथियारों के उपकरण में हिस्सेदारी की जरूरत है। तो उसमें तालमेल बनाने की कोशिश है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको प्रदर्शन करने की कोशिश है। पर दोनों लगातार एक प्रतिस्पर्धा में भी रहेंगे कि अपने अपने राष्ट्रीयताओं को आगे बढ़ाएं, और यदि दोनों का तालमेल अच्छा बनता है तो जाहिर है दोनों को फायदा होगा और संकेत जाएगा फिर वो वॉशिंगटन डीसी को, बीजिंग को और यूरोपियन कैपिटल्स को कि उनको भी तालमेल बदलना होगा भारत को। और ये अपेक्षा नहीं रखनी होगी कि एक आप कोई लेख लिख दें किसी अखबार में तो भारत से उससे प्रभावित हो जाएगा। भारत अपनी सोच, ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल, इस पे मैं आरती टिक्कू सिंह से आगे चल के जवाब लूंगा, लेकिन एक RSN सिंह साहब, सवाल आपके लिए है जो बेहद अहम है। जैसा कि अभी कह भी रहे थे प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब की, दोनों देशों के आपसी हित हैं, उन हितों को आगे बढ़ाना चाहेगा और साथ ही साथ दुनिया को एक मैसेज भी देना चाहेंगे। दोनों में बैलेंस कैसे बैठाया जा सकता है, क्योंकि आपसी हित होते हैं और फिर दोनों देशों के बीच में कारोबार या फिर दूसरे क्षेत्र में करार कोई बढ़ाने हैं, साझेदारी कोई बढ़ाना है। ये विजिट एक बड़े क्रिटिकल मोड पे है, जो जियोपॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी था उसका, क्योंकि ये उस समय हो रहा है जब आपने जैसा कहा कि यूक्रेन युद्ध के दौरान ही आ रहा है और यूक्रेन युद्ध उस मोड़ पे पहुंच चुका है। अगर मैं कहूं कि ये बिल्कुल कंक्लूसिव है कि यूक्रेन ये को कुछ इस युद्ध में उनकी हार हुई या उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि अभी वो जस्ट पीस, मतलब पहले जस्ट पीस की बात करते थे और अब वो बात कर रहे हैं डिग्निफाइड पीस की। और एक और संकेत मिलता है कि युद्ध अपने अंतिम मोड़ पे है कि अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं पुतिन साहब वहां पे हैं, तो यहाँ पे है, तो अमेरिका के जो स्टीव विटकॉफ हैं और ये ट्रंप के दामाद, वो भी अमेरिका में है, तरह तरह की बातें हो रही है। तो एक बड़ा जियोपॉलिटिकल चर्निंग प्रोसेस हो रहा है। ये भी ना हम भूलें कि ये वो टिंजान के SCO समिट के बैकड्रॉप में ये विजिट है और आपको मालूम है कि किस तरह की घटनाएं
वहां पर घटी थी। शायद ओपन मीडिया में इतना नहीं आया हो ये, लेकिन आपको मालूम है कि वो प्रधानमंत्री के सिक्योरिटीज के साथ, पर्सनल सिक्योरिटी के साथ वो संबंधित था, तो उसके बैकड्रॉप में आ रहा है। ये भी याद रखें कि एक ऐसा वक्त था जब यूएसएसआर जब डिसॉल्व हुआ तो बड़ा रशिया में एक बड़ा उथल पुथल हो रहा था, और एक हमारा रिलेशनशिप थोड़े देर के लिए भटक गया था, मतलब उसकी कोई दिशा नहीं दिख रही थी। और जब पुतिन साहब 2000 के में आए तो उन्होंने इसको एक दिशा दी, तो देयर इज एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी है। देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ एक अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा कि यूक्रेन युद्ध, मुझे लगता है ऐसा कि अब वो समाप्ति की ओर है, और ये हमारे लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। रिकंस्ट्रक्शन होगा, वहां पर वो भी अपॉर्चुनिटी है, यूक्रेन में भी होगा और वहां भी होगा। हमने यूक्रेन से भी कोई अपने संबंध ऐसे बिगाड़े नहीं हैं, और यूक्रेन के कारण, युद्ध के कारण ही जो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की हम बात करते थे, वो मल्टी अलाइनमेंट, उसको तो कुछ कुछ धक्का जरूर लगा था। और अब देखें कि हम अकेले परेशान नहीं है साहब, जो यूरोपियन कंट्रीज है वो भी परेशान है कि ये ट्रम्प साहब जो अपना टीम भेजे हैं वहां पे, कहते हैं कि ये तो अपना खुद डील्स करने में लगे हुए हैं, वो यूरोप के बारे में तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। तो वो भी परेशान है। पहले तो उनका ना जो नेचुरल इंटरडिपेंडेंस था रशिया और यूरोप के बीच में, उसको उन्होंने रप्चर कर दिया था। अब वो केवल डील्स की बात कर रहे हैं। तो क्या है कि मैं इसको पूरा एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चर्निंग देख रहा हूं, और दुनिया की पूरी दुनिया की, मतलब आज नजरें भारत की ओर लगी हुई हैं, और ये बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग था साहब। इस क्रिटिकल मोड़ पे जो मैंने कहा, आज प्रधानमंत्री को जाना और जिस तरह से उन्होंने पुतिन साहब का खुद जाके उनका स्वागत किया, ये एक बहुत बहुत बड़ा मैसेज है ये वर्ल्ड को। और मैं ये नहीं जानता कि मतलब उसको कितना टेंजिबल क्या होगा। टेंजिबल बहुत चीज है हमारे रिलेशंस में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हथियारों की बात है या एनर्जी की बात है, बहुत सारे उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी सप्लाईज कम हो जाएंगे, ज्यादा जियोपॉलिटिक्स, लेकिन मैसेज है। लेकिन आपकी शाख जो है दुनिया में, वो आज और बढ़ गई है। आज आपकी शाख और ज्यादा बढ़ गई है, आज जो विजुअल्स आए हैं, हाँ, वो बहुत ही इनकरेजिंग है, बहुत ही गर्मजोशी के विजुअल है यहाँ पे। आरती टिक्कू सिंह, ये जैसा कभी कह रहे थे ताराचंद सिंह साहब कि दुनिया को एक बहुत ही बड़ा मैसेजिंग है ये इस मैसेज को दुनिया कैसे लेगा? देखिए लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑलरेडी बात कर रहे हैं पीस की यूक्रेन में, और ऑलरेडी उन्होंने कुछ इंडिकेशंस दिए हैं कि रशिया और यूएस के बीच में डील होगी। इनफैक्ट अगर आप यूएस और चाइना का रिलेशनशिप भी देखें तो उसमें भी जो दरारें हमने ट्रम्प 1.0 में देखी थी, वो दरारें हम उस तरह की नहीं देख रहे हैं। लग रहा है कि यूएस, रशिया, चाइना कहीं ना कहीं कुछ कॉमन ग्राउंड देख रहे हैं अपनी बायलैटरल रिलेशनशिप्स में। तो सर्टेनली वो रशिया और इंडिया का जो एक हिस्टोरिक रिलेशनशिप है, जो यूएस ने इनफैक्ट एक्सेप्ट किया हुआ है कि हम लोगों का उनके साथ पुराना नाता है, और पूरे रीजन में अगर आप देखें कि चाइना जो सबसे बड़ी पावर है उस एशिया में, बैलेंस ऑफ पावर के लिए ये भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि रशिया स्ट्रांग हो और इंडिया भी स्ट्रांग हो, क्योंकि यूनिपोलैरिटी का जो नुकसान इनफैक्ट अमेरिका को हुआ और दुनिया को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लेवल पे हुआ। जिस तरह के पावर्स का डिक्लाइन हम देख रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ देख रहे हैं यूनिपोलैरिटी के एरा में, जो पोस्ट सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद। तो कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेंस और मुझे लगता है एक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी दुनिया में भी एक शिफ्ट आ रहा है सोचने में, जो 5 साल पहले या सिर्फ 1 साल पहले या 2 साल पहले जिस तरह की
वार्तालाप चल रही थी या जिस तरह का एक तरफ से बुलिंग चल रही थी, उसमें भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सब कंट्रीज जो है वो रिकैलिब्रेट कर रही है, एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्टेंस का जो एक माहौल उभरता हुआ दिख रहा है, वो इसी बात से जाहिर है कि यूएस और रशिया कहीं ना कहीं किसी लेवल पे यूक्रेन वॉर को खत्म करने का एक रोड मैप बनाने की तरफ जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि रशिया और इंडिया का रिलेशनशिप जो प्रेसिडेंट ट्रम्प को जिस पे खटक रहा था, वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि एक्सेप्टेंस आएगी और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर रहा है वो आज का नहीं है। हम नॉन अलाइनमेंट जिसको कहते थे, आज उसी को हम मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं, मल्टीलैटरल अलाइनमेंट कहते हैं। इंडिया के इंटरेस्ट है कि वो यूएस के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ एक बैलेंस बना के रखे, एक टाइट रोप वॉक जो मुझे दिख रहा है कि इंडिया कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहीं पे कोई चूक नहीं की, वो चाइना को भी रीच आउट किया उन्होंने, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी उनके इलेक्शन के बाद रीच आउट किया और प्रेसिडेंट पुतिन को भी जिस तरह से रिसेप्शन दे रहे हैं। आपको याद होगा इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शी जिनपिंग के लिए वो खुद उनको लेने गए थे अहमदाबाद एयरपोर्ट, और वही अहमदाबाद एयरपोर्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी उन्होंने रिसीव किया। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है 3 प्लेयर्स को लेकर, वो बहुत टाइट रोप मैं कहूँगी वो है, वो फाइन बैलेंस ढूंढ रहा है। क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी जो हम देखना चाहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, बात करते हैं 2047 मिशन की, जब वो सारी बातें आप देखें तो ये समझ आता है कि इंडिया की जो डिपेंडेंस है बड़े पावर्स पे वो अभी है, और उस बैलेंस के लिए वो क्या क्या नेगोशिएशंस कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी मालूम ही है कि डिस्पाइट कि यूएस और इंडिया की रिलेशनशिप में जो काफ़ी वो दरारें आई पिछले 10 महीने से, वो हमें मालूम है कि लगातार इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेगोशिएशंस लगातार चल ही रही है यूएस के साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प के अंडर। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल तो 3 चीजें जो आपने कहा, प्रेसिडेंट ट्रम्प इस मीटिंग को और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इस मीटिंग को जिस तरह देखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसमें कुछ देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बातें आपने कही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एम्बेसडर दयाल साहब, कि चाइना है, यूएस है और रशिया है, तो एक कह सकते हैं कि बैलेंस बना के चलना होगा। ये मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने यूएस के साथ भी रिलेशन में दिया कि हम आपके साथ भी बना के संबंध रखना चाहते हैं, चाइना के साथ भी दिया, रशिया के प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हुए हैं। इस बैलेंस बनाने में क्या चैलेंजेस आने वाले हैं आपके हिसाब से? देखिए, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है और इतनी आसानी से नहीं जाएगा, वो ये है कि जो हम समझ रहे हैं कि रशिया और अमेरिका के बीच में जो कुछ दूरी सी बनी है, खासतौर पे रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर, वो दूर हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से होने वाला है। देखिए, ये सोचना कि रशिया यूक्रेन वॉर अब खत्म होने वाली है, पीस एग्रीमेंट होने वाला, इसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। देखिए, पहली कठिनाई तो यह है कि रशिया इस बात पे अड़ा हुआ है कि जो यूक्रेनियन टेरिटरीज उसके कब्जे में हैं, क्रीमिया और दूसरा जो ईस्टर्न यूक्रेन की टेरिटरीज हैं, रशिया कहता है वो हम नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा अब हमारी होनी चाहिए और यूक्रेन को ये मान लेना चाहिए। यूक्रेन कहता है हम अपनी कोई टेरिटरी नहीं त्यागने को तैयार हैं और हम लड़ते रहेंगे जब तक हमारी टेरिटरीज वापस नहीं आती। अब मुश्किल ये है कि अमेरिका का दबाव है यूक्रेन पे कि आप मान जाएं शर्तें, और अमेरिका बहुत सहायता करता है यूक्रेन की। लेकिन देखिए, साथ साथ ये भी एक बात महत्वपूर्ण है कि यूरोप जो है उसके संबंध अमेरिका के साथ अच्छे हैं, और अब यूरोप जो है वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका का जो रुख है
वो थोड़ा नरम किया जाए और जो यूक्रेन पर अमेरिका दबाव डाल रहा है उसको कम कराया जाए। तो ले देकर बात ये है कि ये युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच में इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। दूसरी बड़ी जो शर्त रशिया रखता है वो ये कि यूक्रेन ये कहे कि हम नेटो के सदस्य नहीं बनेंगे और नेटो को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट कर देना चाहिए कि हम यूक्रेन को सदस्य कभी नहीं बनाएंगे। तो ना नेटो इस बात के लिए तैयार है ना यूक्रेन। तो ये नेटो की सदस्यता भी एक अड़चन बनी हुई है। तो बातचीत चल रही है। 28 पॉइंट प्लान था प्रेसिडेंट ट्रम्प का, जो यूक्रेन ने रिजेक्ट कर दिया। फिर वो 21 पॉइंट प्लान बन गया यूक्रेन के साथ जब ट्रम्प साहब की बातचीत हुई, लेकिन वो रशिया को मंजूर नहीं है। तो अमेरिका का जो इस वक्त रशिया से जो उनकी कठिनाइयां चल रही हैं वो एक संकट है और कुछ महीनों में वो हमारे लिए भी कुछ मुश्किल बन कर सकता है। देखिए, हमारा रशिया के साथ डिफेंस सेक्टर में बहुत कोऑपरेशन, उसको हम बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। बातचीत चल रही है कि हम और S-400 सिस्टम्स जो हमको बाकी मिलने वो तो मिले ही, और कुछ और के लिए हम एग्रीमेंट साइन करें। और फिर S-500 की बात चल रही है। इसके अलावा Su-51 की बात चल रही है 5। तो हम रूस से डिफेंस इक्विपमेंट और लेना चाहते हैं। लेकिन देखिए, अमेरिका ने कैट्सा सैंक्शंस अपनी लॉ में बनाए हैं और उसने ये कहा है कि रूस के साथ जो डिफेंस या इंटेलिजेंस एरियाज में कोऑपरेशन बढ़ाते हैं उन कंट्रीज पे कैट्सा सैंक्शंस लगेंगे। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को वन टाइम एक्सेप्शन दिया था S-400 एंड मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स के लिए। क्या ट्रम्प फिर देंगे अगर हम रूस के साथ संबंध बढ़ाते हैं डिफेंस सेक्टर में और सामान लेते हैं? तो ये कुछ एक संकट बना रहेगा कि क्या ट्रम्प अपने बदला लेने की नियत से कैट्सा सैंक्शन लगाएंगे, क्योंकि कैट्सा सैंक्शन से हमारा नुकसान होगा और हम ये चाहते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनी रहे, हम दोनों साइड्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए रहे। तो ये इस रास्ते में बड़ी अड़चनें आ सकती हैं। दूसरी बात देखिए, ट्रेड की बात। ट्रेड पे मैं आऊँगा आगे चलकर एम्बेसडर दयाल साहब, लेकिन ये जो बात आपने छेड़ी इस पे मैं जरा RSN सिंह साहब से एक जवाब ले लूँ। RSN सिंह साहब, ये जो डिफेंस टाई है रशिया के साथ वो बहुत ही पुराना रहा है और आप तो काफ़ी पैनी नज़र इसमें शुरू से रखते रहे हैं। तो अब आकर के जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात हम कर रहे हैं तो ऐसे में ये डिफेंस टाई किस तरीके से नए नेचर में आएगा? क्या वो हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना, हमारे यहाँ इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में रशिया मदद करेगा, या फिर उसकी कोशिश होगी कि पहले की तरह ही हमारे इक्विपमेंट को आप खरीदते रहिए? देखिए, दुनिया में कोई 4-5 देश हैं जो कि मेजर आर्म्स एक्सपोर्टर्स हैं। हमने शुरुआत, आपको याद होगा कि ब्रिटिश इक्विपमेंट के साथ किया था ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद, लेकिन उसके बाद 70s में आके वी स्विच्ड ओवर टू द सोवियत। ये उसके कई एडवांटेजेस थे। कोल्ड वॉर चल रहा था और कोल्ड वॉर में उन देशों को सशक्त किया जाता था ऑपोजिट कैंप्स से, जो कि जिसको वो एलाई समझते थे, जो उस एरिया में उनका स्ट्रैटेजी को प्रमोट कर सके। तो उस दौरान हम कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल हालात बने कि इन्होंने हमारा एक रिश्ता बना, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जिसके तहत उन्होंने हमको जो उस समय जो बहुत दुर्लभ जो वेपन सिस्टम्स थे माने जाते थे वो तक दिया हमको, और वो फिर कुछ हद तक टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी हुआ। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत खुले, मतलब बिल्कुल ही उसमें कोई बिना कोई इनहिबिशन नहीं था, लेकिन फिर भी हुआ। वो मुझे नहीं लगता है कि वो स्ट्रैटेजिक इक्वेशंस बदले हैं। अभी चर्चा हुई चीन की, रशिया चीन की, तो मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन युद्ध का एक ये भी परिणाम हुआ कि रशिया और चीन दोनों एक दूसरे के साथ आते गए। तो इसलिए इसका यूक्रेन युद्ध का हल होना
ये हमारे लिए लाभदायक होगा। बात ये भी आई कि इतनी आसानी से नहीं होगा। तो मेरा अपना मानना है कि जिस दिन अमेरिका और यूरोप ये ठान लेंगे कि कल से आपकी युद्ध सामग्री और फाइनेंशियल असिस्टेंस बंद हो जाती है, यूक्रेन के संदर्भ में बोल रहा हूं, उस दिन युद्ध समाप्त हो जाएगा। इट इज सो सिंपल। ठीक है, क्योंकि यूक्रेन के पास अपना कुछ लड़ने के लिए नहीं है। वो घर में आजकल वो छोटे छोटे ड्रोन्स वगैरह बना रहे हैं। तो ये मेरा अपना ये मानना है कि ये एक बहुत ही एक निर्णायक एक समय है। अब भाई हम देखिए, हम तो कोई एस्ट्रोलॉजर है नहीं कि कल को समाप्त हो जाएगा, परसों समाप्त हो जाएगा, 1 साल के बाद समाप्त होगा। लेकिन हमको अपने उसके जो नियर फ्यूचर है, नॉट इवन डिस्टेंट फ्यूचर, नियर फ्यूचर को देखते हुए हमने अपने डिप्लोमेसी को और अपने जो स्ट्रेटेजिक आउटरीच है उसको कैलिब्रेट करना होगा। उसको हमें कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तनेजा साहब, इस कैलिब्रेशन में कहाँ फोकस रखना चाहिए हमें? देखिए, बड़ा अच्छा आपने देखिए प्रश्न किया। पहली बात तो यह है कि हमारी एम्बिशन क्या है। हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। हम 2047 तक जो है $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं। इसका मतलब हुआ कुल मिलाकर के आने वाली 20, 25, 30 साल के अंदर हमारा रोड मैप तो स्पष्ट है। हम तो दुनिया की महाशक्ति बनना चाहते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था आने वाले 30 साल में लगभग उतनी बड़ी होगी जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था होगी। चीन बड़ा होगा, नंबर 2 पे भारत और अमेरिका होंगे। ये अमेरिका के थिंक टैंक बोलते हैं, PwC बोलता है। अमेरिका के कई जो गोल्डमैन सैक्स ने भी इस तरफ इशारे किए हैं। तो भारत की जब ये एम्बिशन है कि हम एक ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहते हैं, आर्थिक महाशक्ति और फौजी हिसाब से भी हम महाशक्ति बनना चाहते हैं। दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहता कि आप महाशक्ति बनाएं। यह हकीकत है, नहीं चाहेगा। क्यों चाहेगा वो? तो इसलिए इसमें ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है, जज्बातों का कोई स्थान नहीं है। अब हम उस दौर में आ चुके हैं जब हमारा अगला पड़ाव जो है वो महाशक्ति का है। तो इसलिए हमारे पास जो है भावुक होकर किसी भी देश के साथ संबंधों को देखना, हम गलत नतीजे पर पहुंच जाएंगे। हकीकत यह है, सारे ही देश जो है कोई भी नहीं चाहता, लेकिन हमें देखना है कि हम उस स्थिति में आज हम पहुंचे हैं जहां PPP पे, परचेजिंग पावर पैरिटी पे, हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हम $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है आज PPP पे। तो कोई भी देश हमको इग्नोर नहीं कर सकता। हम इसको कैसे लिवरेज करते हैं अपने फायदे के लिए। देखिए, रूस आज जो सोवियत यूनियन और रूस में फर्क है। आज चीन और रशिया बहुत नजदीक है। हम चाहते हैं कि रूस की जो इनकी जो दोस्ती है, दोस्ती बरकरार रहे, लेकिन रूस जो है वो पूरी तरीके से वो जो चाइना है उसके इर्द गिर्द ना आ जाए। हम ये चाहते हैं, जिसको वी वांट बेसिकली रशिया टू विन अवे रशिया फ्रॉम चाइना। और अमेरिका भी यही चाहता है, पश्चिम भी यही चाहता है। दूसरी तरफ हकीकत यह है कि हमको पूंजी चाहिए, हमको टेक्नोलॉजी चाहिए और हमको बाजार भी चाहिए। सबके लिए भी अमेरिका भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम क्वाड के मेंबर हैं और इसलिए जो इंडो पैसिफिक हमें उनकी जरूरत है। तो हकीकत जो नेट निकल के आता है। और दूसरी अब एक बात मैं और यहां मेंशन कर दूं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, यहाँ पे हमारे एक को पैनलिस्ट हैं, डिफेंस के एक्सपर्ट हैं। मैं तो डिफेंस का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन पाकिस्तान के एयरफोर्स एक प्लेन यूज करती है जिसका इंजन जो है उसका ओरिजिन रशियन है। वो हमको नहीं अच्छा लगता, जाहिर है अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात यह कि बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध रूस के और चीन के, कहीं ना कहीं हमको वो भी, उससे भी थोड़ा हमको डिस्कम्फर्ट होता है, परेशानी होती है, बेचैनी होती है। हकीकत है ये। तो ये सारी चीजें मेज पे हैं, जिसको बोलते हैं कि जब बातचीत होती है ये मेज। लेकिन तनेजा साहब, आप ही के बात को मैं फिर से दोहरा दूं कि हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि जी हमसे दोस्ती रखना है तो उससे मत रखो, क्योंकि आपने ही कहा था कि जैसे यूरोप का एग्जांपल देके आपने कहा था हमें अपने संबंधों को इतना प्रगाढ़ बनाना है कि सामने वाले से ज्यादा प्रगाढ़ संबंध हो जाए। राइट, मैंने जैसे कहा लक्ष्मण कि लिवरेज उसको कैसे करें। हम किसी को नहीं, लेकिन हम अपने को इतना अहम बना लें, अपने को इतना महत्वपूर्ण बना लें,
इन चीजों पे वो लोग ध्यान दें, हमें ध्यान देने की आवश्यकता ना पड़े। हम उस स्थिति में आज पहुंच चुके हैं। अगर हमारी कूटनीति आने वाले 10 साल और अच्छी चलती है और हम आर्थिक रूप से और थोड़ा प्रगति कर जाते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट और थोड़ा भारत में R&D बना लेते हैं तो मुझे लगता है हम धीरे-धीरे उस दिशा की ओर बढ़ेंगे जो ग्लोबल हाई टेबल पे है, उसमें हमारा स्थान और उसका विस्तार होगा और बड़ा होगा। तब हम ऐसी स्थिति में होंगे कि वो लोग भी देखेंगे कि भारत को कैसे खुश रखें। भारत को कैसे खुश रखें, ये उनको खुद अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि सामने वालों को भी लगे कि भाई हमारी दोस्ती उनके लिए मजबूरी नहीं है। दरअसल बराबरी का रिश्ता हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम लोग इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बीच एक ट्वीट करके कहा भी है कि हम लोग जैसे बुरे वक्त में भी ये दोस्ती काफ़ी खरी उतरी कसौटी पे। तो इस तरह से एक ज़मीन तैयार हो गई है। कल जो बैठक होने वाली है दिन भर की, उसको लेकर के, और प्रधानमंत्री के आवास पे पहुंचे हुए हैं राष्ट्रपति पुतिन और सबकी निगाहें वहीं टिकी हुई हैं। हम लोग इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं, लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे को लेकर के। ब्रेक पे जाने से पहले कई सारे पहलुओं पर चर्चा हुई, लेकिन एक सवाल जो निकल कर सामने आया, जो मैं चाहूँगा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब आप उसका जवाब दें कि यूएस है, यूएस इस पूरे दौरे पर जाहिर तौर पर नज़र बना के रखा होगा। अगर रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होते हैं, यूएस क्या करेगा, या फिर यूएस की रणनीति क्या होगी? यूएस चाहेगा कि भारत के साथ भी संबंध में जो एक थोड़ी सी करवाहट से पिछले दिनों आई थी, उस संबंधों को और बेहतर किया जाए। ऐसा नहीं कि पूरा रशिया और इंडिया साथ मिल जाए और हम थोड़े से किनारे होते दिखें, या फिर यूएस इसको गलत दूसरे तरीके से लेगा। आपको क्या लगता है जो ट्रंप के अभी के तौर तरीके हैं उसमें? जैसे हम अक्सर कहते हैं इस बात को कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विदेश नीति के जो विकल्प हैं वो आसान और सीधे नहीं होते हैं। बहुत उलझे हुए और टेढ़े मेढ़े विकल्प सामने आते हैं। तो जाहिर है कि जिस तरह से गर्मजोशी से ये दो नेता आपस में मिल रहे हैं यहाँ, तो कुछ तल्खी जरूर महसूस हो रही होगी वॉशिंगटन में, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप को भी उससे। पर वो अपनी तरफ किस तरह से भारत को आकर्षित कर सके, इस पर भी सोच जरूर है। इसको देखने से उनके जहन में आती होगी कि क्या हम भारत को धकेल रहे हैं दूर अपने से। जिस तरह से सितंबर में थिएनजन में आपने कुछ तस्वीरें देखी थी राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की, उसको लेकर भी ये बात हुई थी कि क्या अमेरिका की तल्खी जो भारत के प्रति है वो भारत को धकेल रही है क्या रूस और चीन के खेमे में। और खासकर रूस और चीन के जो नेता हैं उन्होंने ये प्रदर्शन करने की कोशिश की वहां कि वाकई प्रधानमंत्री उनके खेमे में आ चुके हैं, शामिल हो चुके हैं, और इसकी चिंता करनी चाहिए पश्चिमी देशों को। जबकि भारत की ये मंशा बिल्कुल नहीं थी उसमें। भारत सभी को साथ लेकर चलना चाहता है। तो इससे जाहिर है कि राष्ट्रपति ट्रंप सोचेंगे कि क्या उनको भारत की यात्रा करनी चाहिए, जो क्वाड की शिखर सम्मेलन भारत मेजबानी करेगा उसकी। और यदि वो भारत आते हैं तो आप देखेंगे कि भारत उनका भी इतनी ही ज्यादा गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत करेगा। आपको याद होगा जब पिछली बार वो आए थे फरवरी में 2021 में, तो 80,000 लोगों को एक स्टेडियम में इकट्ठा किया गया था और उनको बहुत अच्छा लगा था कि इतने ज्यादा भारतीय उनका भाषण सुनने आए हैं। तो उस तरह से भारत जिस तरह से उभरती हुई शक्ति के नजरिए से आगे बढ़ेगा, तो जाहिर है कि सभी बड़ी शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा में तनाव भी होगा, टकराव भी होगा। ये बात रूस पर भी लागू होगी, न केवल चीन और अमेरिका के ऊपर। तो उसके लिए लगातार भारत को उन चुनौतियों का प्रबंधन करना होगा, अपने आप को आकर्षित बनाना होगा, और उसके लिए जो मेक इन इंडिया है, जो इंडिजनाइजेशन की बात है, उस पर जोर देना होगा कि किस तरह से विदेशों से, बड़ी शक्तियों से तकनीक मुहैया कराई जा सके, निवेश मुहैया कराई जा सके, ताकि हमारे जो युवा शक्ति है, जो हमारे यहाँ टैलेंट पूल है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि उसका फायदा पूरा विश्व उठाता रहा है, अमेरिका उठाता रहा है, अब भारत को उसका फायदा उठाना चाहिए। तो भारत को यदि उभर कर बड़ी शक्ति बनना है तो ये तनाव टकराव लगातार बने रहेंगे और शायद बढ़ेंगे आने वाले समय में। और उसमें केवल ये देखना होगा कि किस तरह से तालमेल बनाया जा सके। तो तालमेल के साधारण से दो कारण हैं अभी कि क्यों ये दोनों नेता इस तरह से गर्मजोशी से मिलकर पूरे विश्व में एक तरह से अपनी दोस्ती का प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसलिए कि राष्ट्रपति पुतिन पिछले कुछ सालों से अलग थलग हो गए थे।
और उनको लगता है कि यदि उनके यूरोपीय देश ऊर्जा नहीं खरीद रहे तो भारत खरीद सकता है, और भारत से उनका तालमेल और भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है वो बहुत अच्छी है, भारत की बहुत बड़ी मिडिल क्लास है, यहाँ बहुत खपत हो सकती है चीजों की। तो वो दोनों तरफ से दोनों को लगता है कि बहुत से ऐसे आयाम हैं, यहाँ वो हिस्सेदारी साझेदारी बना सकते हैं, और उसको प्रदर्शित करके अपने जो संबंध हैं, चाहे वो रूस के संबंध अमेरिका से हो या वो भारत के संबंध अमेरिका से हो, दोनों की तरफ से अमेरिका को भी एक संदेश है कि आपको हमसे ज्यादा टकराव पर ध्यान नहीं देकर दोस्ती या साझेदारी बनाने की भी कोशिश करनी चाहिए। और ये संदेश चीन को भी जाता है एक तरह से, जो हम बार बार कह रहे हैं कि भारत आना भी यदि चाह रहा दोस्ती करता है रूस से, तो उसकी जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंस चीन पर है वो भी उसको कम करने में सहायक हो सकता है, और ये बात अमेरिका को अच्छी लगनी चाहिए। तो सभी संबंधों में कुछ अच्छी चीजें हैं जो आकर्षित करती हैं आपस में, कुछ चीजें जो चिंता का विषय है, और वो किसी ऐसा नहीं कि एक देश आपका पूरा मित्र हो जाता है, दूसरा पूरा आपका दुश्मन देश बन जाता है। थोड़ी सी दुश्मनी, थोड़ी सी दोस्ती बढ़ जाती है, कम हो जाती है, और इस वक्त लगता है कि चीन और अमेरिका के तनाव के चलते रूस की दोस्ती हम बड़ी गर्मजोशी से न केवल दिखाना चाहते हैं पर उसको और सुदृढ़ करना चाहते हैं। बिल्कुल, यही सवाल मैं आरती टिक्कू सिंह आपके साथ भी लेकर के आऊँगा। चाइना, यूएस और रशिया और अब भारत, इन जो पूरा समीकरण है, इस पुतिन के भारत दौरे से समीकरण पर किस तरह का असर पड़ सकता है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस वक्त चूंकि एक जियोपॉलिटिकल लेवल पे उस लैंडस्केप में या मैट्रिक्स आप कह सकते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट आ रहा है। जिस यूनिपोलर वर्ल्ड में हम रह रहे थे उससे हम निकल के मल्टीपोलैरिटी को, इनफैक्ट के जो एस्पेक्ट्स हैं या मैनिफेस्टेशन है वो हमको अभी दिख रहा है, क्योंकि पहले जब एक अनअपोज्ड सोल सुपर पावर यूएस था तो उस वक्त ये चैलेंजेस नहीं थे, और चूंकि चाइना उभर के आया है एक बहुत बड़े पावर के बारे के नाते, कंटेस्ट कर रहा है यूएस की यूनिपोलैरिटी, और उसमें बाकी सारे प्लेयर्स भी आगे हैं, रशिया भी है, इंडिया भी है, ब्राज़ील भी है, साउथ अफ्रीका भी अपने आप को देखता है, टर्की देखता है, सऊदी अरेबिया देखता है। तो ये टियर ए के पावर्स, टियर 2 के पावर्स या टियर बी कह सकते हैं, ये सारे पावर जो है अपनी अपनी जगह नए वर्ल्ड ऑर्डर में ढूंढ रहे हैं। और इस सारे सिनेरियो में बिल्कुल चूंकि यूएस एक अपनी पोजीशन से हिल रहा है, कहीं ना कहीं उसको एंजाइटी है। जो हम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की का जो बिहेवियर है वो उसमें दर्शाता है कि कहीं ना कहीं यूएस जो अपनी जगह से थोड़ा बहुत रिट्रीट कर रहा है, या जिसको आइसोलेशनिस्ट भी कई लोग कहते हैं, उस मोड में जा रहा है। तो उसमें यूएस किस सिनेरियो में अपनी जगह बरकरार भी रखता है, अपने आप को सिक्योर भी करता है, और साथ ही साथ बाकी जो नए पावर्स उभर के आ रहे हैं उनके लिए जगह भी बनाता है। तो नेचुरल सी बात है कि ये जो नया रिकैलिब्रेशन है इसमें एंजाइटी सबके लिए होगी, सिर्फ यूएस के लिए नहीं है, चाइना के लिए है, रशिया के लिए है। और चूंकि सब अपना अपना सोच रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, सब अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख के अपना रोड मैप बनाते हैं, और मुझे लगता है यूएस भी इस सारे रिलेशनशिप को बहुत बारीकी से देखेगा। लेकिन साथ ही मुझे ये लगता है, मुझे याद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जब बायलैटरल मीटिंग वॉशिंगटन डीसी में हुई, जहां की मैं उपस्थित थी, उस मीटिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हमें कोएग्जिस्ट करना है, रशिया, चाइना, यूएस, इंडिया, हम सबको मिलके चलना है। और ये बड़ा उन्होंने अंडरलाइन कहा था, जबकि उसके बाद जो उनके स्टेटमेंट्स आए हैं या जिस तरह का उथल पुथल मची है पूरी दुनिया में पिछले 10-11 महीने में, लेकिन उनकी ये बात का वजन बहुत ये मायने रखता है कि कोएग्जिस्टेंस, कि ये दुनिया चलनी चाहिए, न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए, या एक दूसरे को खत्म करने की कोई साजिश नहीं होनी चाहिए, कोशिश नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो भी इसको बहुत नजदीकी से देख रहे होंगे, बारीकी से देख रहे होंगे, और ये देखना पड़ेगा
कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत अच्छे से वार्म रिसेप्शन दिया है प्रेसिडेंट पुतिन को। कल मीटिंग्स में से क्या निकल के आएगा, कितना हमारा बायलैटरल ट्रेड उनके साथ बढ़ता है। अगर हम देखें कुछ ही महीनों में या पिछले कुछ सालों में जो रिलेशनशिप था रशिया के साथ, हम सबसे बड़े इंपोर्टर थे उनके डिफेंस इक्विपमेंट के, और ये रिलेशनशिप चलता रहा। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसमें गिरावट आई, डिफेंस के जो गिरावट आई है, और रशिया की तरफ से भी ये संकेत दिए गए हैं कि हम इस ट्रेड डेफिसिट को कम करेंगे, भारत के प्रोडक्ट को हम ज़्यादा खरीदेंगे। इस पे मैं आऊँगा आगे चलकर। एम्बेसडर दयाल, आपके पास कि कहाँ कहाँ पोटेंशियल आपको दिख रहा है कि भारत के लिए रशिया के मार्केट में। लेकिन RSN सिंह साहब, मैं आप चूंकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही इस दौरे को लोगों है डिफेंस टाई को लेकर के। लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है कि आमतौर पर ऐसे जब राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफेंस से जुड़े हुए टाई या फिर MOU साइन नहीं किए जाते हैं, औपचारिक ऐलान नहीं होते हैं। फिर भी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो डिफेंस फ्रंट पे? RSN सिंह साहब। नहीं, देखिए, यहाँ पे एक इकोसिस्टम तो बन चुका है आत्मनिर्भर भारत का, और बड़ा जबरदस्त इकोसिस्टम उभर के आ रहा है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का। और कई और देश भी आप देख रहे हैं कि भारत में रिलोकेट हो रहे हैं, जैसे कि साफरान हुआ यहाँ पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो मुझे लगता है कि जो स्थिति वहाँ पे अभी यूक्रेन युद्ध के कारण जो मैन पावर की स्थिति वहाँ पे है रशिया में, तो वो काफी कुछ हो सकता है कि यहाँ पे रिलोकेट या जॉइंट प्रोडक्शन करने की कोशिश करें। दूसरी बात क्या है कि जब से ये पाकिस्तान और US का जब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिस लेवल पे चला गया है, अभी इस लेवल तक की चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर खत्म हो गया, ठीक है ना, इट इज एज गुड एज डेड। तो एक नया स्ट्रेटेजिक एक पार्टनरशिप और भी मतलब हमारा मजबूत हो जाएगा। तो उस तहत भी हमको रशिया से हम और भी कुछ बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे भी जो अभी तक उन्होंने टेक्नोलॉजी हमको मुहैया करवाया बाय वे ऑफ जॉइंट एफर्ट, जॉइंट प्रोडक्शन, ब्रह्मोस जैसे देखिए। और इसका एक बहुत जबरदस्त एक आपको नमूना देखने को मिला ऑपरेशन सिंदूर में। तो ऑपरेशन सिंदूर एक चीज जरूर उसने आपके जो डिफेंस टाई अप है उसको एक तरह से और उसको उसमें और मजबूती पैदा की। और हम समझते हैं कि इस पर काफी आगे इस पर आपको इसमें बढ़ोतरी देखने की को मिलेगी। और ये समय कम है इसीलिए मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। RSN सिंह साहब, एक छोटा सवाल मैं एम्बेसडर दयाल आपके पास लेकर आ जाऊं। डिफेंस को छोड़ दूं तो और कौन सा सेगमेंट जहां पे आपको दिख रहा है जहां पे रशिया राजी खुशी अपना मार्केट खोलेगा भारत के लिए? देखिए 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए, 30 सेकंड में तनेजा साहब से लूंगा जवाब। ट्रेड डेफिसिट जो है वो बहुत बड़ा है। बायलैटरल ट्रेड इस वक्त $68.7 बिलियन का है और हम सिर्फ $4.9 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं रशिया को। तो रशिया का एक्सपोर्ट जो है वो 63.8 बिलियन है। तो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है और हमारी कोशिश है इसके हम कहते हैं कि 100 बिलियन पहुंचाएंगे 2030 तक। तो आप देखिए हम उनको क्या बेच सकते हैं। ऑलरेडी हम उनको बेचते हैं फार्मास्यूटिकल्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन एंड स्टील, मरीन प्रोडक्ट्स। और रशिया अब हमको ये दिलासा दे रहा है कि वो कुछ जैसे डायमंड और ज्वेलरी इंपोर्ट हमसे करेगा, टेक्सटाइल करेगा। लेकिन देखिए असली बात यह है कि रशियन मार्केट कोई ऐसा बड़ा नहीं है और वहां पर जो कंज्यूमर बाइंग कैपेसिटी वो भी इतनी ज्यादा नहीं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती होगी। आपको बीच में रोक रहा हूं एम्बेसडर दयाल साहब, छोटा सा कमेंट तनेजा साहब, क्योंकि आप बिजनेस सेगमेंट को बड़ा करीब से देखते रहे हैं, कहां पे जाएं जहां से ट्रेड डेफिसिट भी कम हो और लगे कि नहीं भाई हमारे लिए मार्केट है रशिया बहुत बड़ा? देखिए हम लोग रशिया को बोल रहे हैं आप आइए हमारे यहाँ निवेश करिए। हमारे यहाँ जैसे कि हमने शिप बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करा है और शायद उसकी कुछ ऐसा घोषणा यहाँ अभी होगी, आने वाले समय में होगी, जहाँ शिप बिल्डिंग में जो मॉडर्न जनरेशन शिप्स हैं
और वो हाईटेक शिप जो है जिसमें LNG शिप्स भी शामिल है, उनका निर्माण रूस के सहयोग से भारत में हो सकता है। दूसरी तरफ हमने जो उनके सामने पेशकश रखी है वो ये है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर पावर की, उसमें जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है वो उसका निर्माण भारत में हम मिलकर करें अपने लिए भी और उसका निर्यात भी कर सकें। तीसरा, जो आज की दुनिया में जो नया जियोपॉलिटिकल जो नया एक इलाका उभर के आया है उसको बोलते हैं आर्कटिक। आर्कटिक में रूस सब जगह सबसे बड़ा दबदबा रूस में का वहां पे है, हमारी वहां भी दखल नहीं। तनेजा साहब, हम लोग फिर से इस पर कभी चर्चा करेंगे क्योंकि शो का समय यहीं पर खत्म हो रहा है, लेकिन कई सारे सेगमेंट आपने बताया जहां पे जाकर दोनों देशों के बीच करार बेहतर होता हुआ दिख सकता है। अब सबकी निगाहें टिकी रहेंगी कल होने वाली बातचीत के ऊपर और क्या नतीजे निकल कर सामने आते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।